Hello, dear aspirants, and welcome to EduTab. तो गाइज दिस इज पार्ट 2 ऑफ योर विजय सीरीज, जिसमें हम आपको यूपीएससी ईपीएफओ 2026 एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हम लेके आए हैं आपके लिए। तो गाइज आप सबको पिछला लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पसंद आया और आप सबने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया उसे। सो वी आर थैंकफुल टू यू फॉर दैट। और गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कमेंट सेक्शन में कि सर ये इंग्लिश के लेक्चर्स कब आते हैं। तो गाइज ये लेक्चर्स हर मंडे को, ठीक है, एवरी वीक एवरी मंडे आपको इंग्लिश का लेक्चर एवरी मंडे मिलने वाला है। तो मंडे के लिए आप रेडी हो सकते हो। हर मंडे को आपको ये इंग्लिश के लेक्चर्स मिला करेंगे, बाकी डेज पे बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी हैं, बट पर्टिकुलरली इंग्लिश के लेक्चर्स आपको मंडे को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर ये सीरीज़ यूट्यूब पे कंटिन्यू रहेगी क्या। तो यस, ये सीरीज़ पूरी आपकी यूट्यूब पे ही कंटिन्यू रहेगी और यहीं पे हम पूरी ग्रामर को डी कोड करेंगे विद इन 10 आवर्स। तो ये लेक्चर्स हैं जिसमें हम पूरी ग्रामर को आपको टारगेट और टॉपिक को, हर टॉपिक को विद माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बट आगे बढ़ने से पहले गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको अपने फ्री कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ गाइस। गाइस ये ऐसा कोर्स है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है 2 दिन के लिए। इसमें आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी, लेकिन आप इसको 2 दिन जितना चाहो उतना यूज़ कर सकते हो to just understand the quality of content that we provide you, and it will act as a demo to your to your to your experience of the of the course itself। तो आपने वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बट आपने क्या करना है गाइस, आपने बस अपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in, EDUTAP edutap.in। और जैसे ही आप सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें ईपीएफओ कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और नीचे आएंगे तो ये रहा गाइज आपका 2 डे डेमो कोर्स, ये मास्टर कोर्स। तो हमारा जो पूरा कंप्लीट मास्टर कोर्स है उसको आप 2 दिन के लिए अपनी स्पीड पे जितना मर्जी चाहे आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस हर सब्जेक्ट की, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, आईआरएन, लेबर लॉज, मतलब इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब कुछ आपको 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री मिल रहा है। कॉन्सेप्ट नोट्स मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन्स मिल रही हैं, बस सिर्फ 2 दिन के लिए, डाउनलोडेबल नहीं होंगी। सिर्फ 2 दिन आप इनको यूज़ कर सकते हो और आपको सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिल रहे हैं। आप यहाँ से जाके पूरा ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे एनरोल करके आप इस कोर्स को 2 दिन के लिए बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। मतलब इसका पर्पज़ क्या है, ताकि आपको पता चले कि हम कोर्स में क्या क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और किस तरह से आपके लेक्चर्स ऑर्गेनाइज और किस तरह से आपके डिलीवरेबल्स आपको मिलते हैं इस कोर्स के अंदर। तो आप इस यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स सब जान सकते हैं, आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं हर सब्जेक्ट की जाके नीचे, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू फॉर योर for your perusal. So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself guys। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। जो पिछले लेक्चर से जहाँ हमने खत्म किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले कल जो हमने पिछले लेक्चर में देखा वो था अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच के। एक मतलब ग्रामर में जितने भी वर्ड्स हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में उनको हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे उनको हम समझ सकते हैं, वहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा गाइस, प्लीज़ वो जाके फर्स्ट लेक्चर पहले ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बाद आपको ये लेक्चर्स या आगे वाले लेक्चर समझ आएंगे, उनका कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ आज हम 2 टॉपिक करेंगे गाइस इस वीडियो में। एक हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस और फिर हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जबकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक होगा वो रूल्स के ऊपर बेस्ड होगा, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर। राइट, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस क्या टॉपिक है, क्या मतलब है इसका, वो समझते हैं। बस देखो, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको एग्जांपल शायद यही दिया था, द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग या आई थिंक गोइंग टू या विजिटिंग यूरोप नेक्स्ट वीक, ऐसे कुछ था शायद। राइट, तो द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग यूरोप नेक्स्ट वीक। राइट, ये हमने ये आई थिंक यही एग्जांपल से हमने पिछला लेक्चर खत्म किया था। अब यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ गाइस, देखना। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या समझा कि इस सेंटेंस में द क्या है, द इज एन आर्टिकल। प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज अ नाउन।
इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब। विजिटिंग क्या है, विजिटिंग इज एक्शन वर्ब। यूरोप क्या है, यूरोप इज अ नाउन, ठीक है, किसी नाम है एक जगह का। नेक्स्ट वीक हमने क्या देखा था, नेक्स्ट इज एन एडजेक्टिव जो किसकी क्वालिटी बढ़ा रहा है, वीक की। तो इस तरह से हमने सारे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया था कि कौन सा वर्ड क्या काम करता है। तो द जैसे हमारा आर्टिकल था, प्राइम मिनिस्टर नाउन था, मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब था, विजिटिंग हमारा एक्शन वर्ब था, यूरोप हमारा फिर से एक प्रॉपर नाउन था, नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव था, और वीक हमारा क्या था, अगेन नाउन। तो गाइस इस तरह से हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि किस वर्ड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि कौन सा वर्ड कैसे फंक्शन करता है सेंटेंस में, राइट। अब इसके आगे समझना है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे उस ग्रामर को कंटिन्यू करते हैं जो आपको अपने बेसिक्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। सुनना गाइज, अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, अब हमने ये तो सीख लिया कि एक सेंटेंस में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। टोटल 8 कैटेगरीज हमने सीखी थी, और हमें समझ आ गया कि कौन सा वर्ड कैसे फंक्शन करता है एक सेंटेंस में। बट अब सवाल आता है गाइज सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने का। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई कोई सेंटेंस बनाते हो, जब भी कोई सेंटेंस आप क्रिएट करते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्या आप जो वर्ड्स यूज करते हो उस सेंटेंस के अंदर, वो तो आइडेंटिफाई हमने करना सीख लिया लास्ट लेक्चर से। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उन वर्ड्स को जब आप कोई सेंटेंस क्रिएट करते हो, कोई सीक्वेंस में यूज करते हो, कोई स्ट्रक्चर यूज करते हो, या रैंडमली वर्ड्स को यूज कर लेते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है guys? क्या इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते थे, विजिटिंग नेक्स्ट वीक यूरोप इज द पीएम, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं। अच्छा, ऐसे बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीक यूरोप प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं। अच्छा, इज यूरोप नेक्स्ट वीक विजिटिंग द प्राइम मिनिस्टर? नहीं। नहीं अब ठीक नहीं लग रहा आपको सीक्वेंस? तो सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए फिर? द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग यूरोप ने, और ये तो आप, ये तो चलो सेंटेंस है, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि जब भी आप अपने अपने आप से कोई सेंटेंस क्रिएट करते हो, क्या कोई सीक्वेंस यूज करते हो, या रैंडमली बस वर्ड्स को चिपका के खड़ा कर देते हो? नहीं सर, सीक्वेंस यूज करते हैं। क्या सीक्वेंस यूज करते हो? अब बचपन से याद दिलाता हूँ आपको गाइस, हमें बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि सेंटेंस में हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो किया जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? सबसे पहले सेंटेंस में कौन रखा जाता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, राइट। फिर आती है उसकी वर्ब, और फिर आता है उसका ऑब्जेक्ट। जहां तक मुझे याद है आपको बचपन से यही सिखाया गया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हिंदी में भी होता था गाइस, याद है आपको हिंदी में क्या सीखते थे हम? हिंदी व्याकरण में वो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के, अरे पता नहीं ऐसे पूरा लंबी सी वो होती थी, राइट। मुझे तो याद भी नहीं अभी पूरी वो, अगर आपको याद है तो बताना प्लीज। तो गाइज ये जो, बट हिंदी में चलो जो था, अब इंग्लिश में समझते हैं कि इंग्लिश में किसी सेंटेंस को बनाने के ना बड़े सिंपल से 3 स्टेप्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इनको मैं डिकोड करता हूँ एक एक करके आपके सामने, लेकिन पहले इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या रखा जाता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर आती है उसकी वर्ब, और फिर आता है उसका ऑब्जेक्ट, राइट। अब हमें ये चीज़ सिखाई गई है बचपन से, अगर आपको ध्यान है तो थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ गाइज। अब इसे, ये जो है ना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का कहा जाता है यूनिवर्सल सीक्वेंस। यूनिवर्सल सीक्वेंस से मेरा क्या मतलब है गाइज? आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के 99% सेंटेंसेस, याद रखना, इस सीक्वेंस में बनाए जाते हैं। तो यूनिवर्सल सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले सेंटेंस में कौन आएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी, उसकी वर्ब आएगी, और फिर क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। अब इसे बोलते हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का यूनिवर्सल सीक्वेंस। अब यूनिवर्सल क्यों? मैंने बोला 99% सेंटेंसेस आपके इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे बनते हैं, ठीक है। 99 बहुत बड़ा नंबर है। तो सर आप 100% क्यों नहीं बोल रहे अगर यूनिवर्सल सीक्वेंस है? तो इसमें एक्सेप्शंस भी हैं कुछ, जो हम अभी सीखेंगे इसके साथ साथ। बट पहले 99% का समझ जाओ, ताकि आपको फिर मतलब जो एक्सेप्शन है वो सीखने में आसानी हो। तो यूनिवर्सल सीक्वेंस क्या होता है कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या रखा जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी उसकी वर्ब, और फिर क्या आएगा उसका ऑब्जेक्ट। अब यहां से स्टार्ट करते हैं गाइस, सबसे पहले। हाँ जी गाइस, फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, आपको क्या सिखाया गया था? सब्जेक्ट कौन होता है? मतलब जो भी आपको जो सिखाया गया था, या जो आपको लगता है, सब्जेक्ट कौन होता है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट हमें क्या सिखाया गया था, कौन कौन होता है सब्जेक्ट? अरे नाउन प्रोनाउन नहीं, होता कौन है सब्जेक्ट, मतलब किसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट? सर, डूअर ऑफ द एक्शन। जहां तक मुझे याद है आपको क्या सिखाया गया है, काम करने वाला, राइट। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, राइट। तो जो सेंटेंस में काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट बोलते हैं। यही सिखाया गया है आपको बचपन से?
एम आई राइट? वेरी गुड। गलत। आज के बाद ये गलती जिंदगी में मत कर देना कभी भी। ठीक है, अपने बचपन के सारे जो गलत कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं ना, अब यहाँ ठीक करने आ जाओ। और अगर आपको समझ आए, लॉजिक लगे, तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर देना एंड में कि आपको कैसा कैसा लगा यहाँ पर। तो सब्जेक्ट कौन होता है गाइस? किसी भी सेंटेंस में हमें सिखाया जाता है बचपन से, या इन कह सकते हैं रटाया जाता है बचपन से, कि सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, राइट? काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। बट अगर ये इसकी डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाला होता है, तो इसका मतलब हर सेंटेंस में कोई ना कोई तो काम होना, कोई ना कोई तो काम होगा ज़रूर, कोई ना कोई तो एक्शन ज़रूर होगा, राइट? तभी सब्जेक्ट बनेगा। तो अगर किसी सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा तो मतलब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं होगा फिर तो, अगर यही लॉजिक है तो अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है गाइस? कोई एक्शन हो रहा है सेंटेंस में? नहीं। लेकिन सब्जेक्ट तो है रोहित इसमें। हाँ जी, मैंने बोला इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, कोई एक्शन हो रहा है सेंटेंस में? नहीं। काम करने वाला कौन है फिर? कोई नहीं। तो फिर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो इंडिया है। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन समझ आया मेरा? ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, कौन है सब्जेक्ट इसमें? इन सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में होगा ना। तो यहीं से आई थिंक आपकी जो बचपन से आपको डेफिनेशन रटाई गई है वो नल एंड वॉइड हो जाती है कि सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट इज द ऑनर ऑफ द सेंटेंस। अब समझना गाइस, जो सब्जेक्ट को हम बोलते हैं ना हिंदी में कर्ता, हम कर्ता सुन के एक दिमाग में क्या पिक्चर बना लेते हैं? कर्ता मतलब काम करने वाला। बट कर्ता काम करने वाला नहीं होता, वहां कर्ता का मतलब होता है कर्ता धर्ता। कर्ता धर्ता मतलब ऑनर ऑफ द सेंटेंस। ऑनर मतलब सेंटेंस जिसके लिए बनाया गया है, सेंटेंस जिसकी बात कर रहा है, जिसके बारे में सेंटेंस बोला गया है या लिखा गया है। ठीक है, जो सेंटेंस का मतलब मेन हाईलाइट है, ठीक है, जिसके लिए सेंटेंस बनाया गया है, वो होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनना, चाहे वो काम करे, ठीक है, जैसे मैंने बोला रोहित इज ड्राइविंग अ कार, अब इसमें रोहित काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं है वो सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि सेंटेंस रोहित के लिए बना है। तो चाहे वो काम करे और चाहे वो काम ना करे, जैसे मैं बोलता हूँ रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, अब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन सब्जेक्ट इसमें भी कौन है? रोहित। तो सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, याद रखना आज के बाद, सब्जेक्ट इज द ऑनर ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस का कर्ता धर्ता है। कर्ता धर्ता समझ आ रहेगा इस? जो सेंटेंस का ऑनर है, जिसके लिए सेंटेंस बनाया गया है, वो होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, और उसको हमें कहाँ रखना होता है? सेंटेंस की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? सेंटेंस की स्टार्टिंग में। फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगी गाइज आपकी? वर्ब। अब वर्ब हमने पढ़ी थी, दो तरह की होती हैं। कौन सी? एक हमारी हेल्पिंग वर्ब और फिर हमारी एक्शन वर्ब, राइट? अब मेरा क्वेश्चन क्या है गाइज आपसे, क्या आपको हर सेंटेंस में दोनों मिलेंगी? क्या आपको हर सेंटेंस में दोनों वर्ब मिलेंगी, हेल्पिंग वर्ब भी और एक्शन वर्ब भी? कंपलसरी है ये? नहीं। हाँ जी गाइस, देखना, हो सकता है आपको सेंटेंस में दोनों मिल जाए, जैसे रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, इसमें दोनों मिल रही हैं, इज भी है और प्लेइंग भी है, दोनों हेल्पिंग वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है। लेकिन रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, इस सेंटेंस में देखना गाइस, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट एक्शन वर्ब नहीं है, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब है, रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, इसमें हेल्पिंग वर्ब है लेकिन एक्शन वर्ब नहीं है। और रोहित प्लेज फुटबॉल, इस सेंटेंस में एक्शन वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब क्या होती हैं, अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा तो पिछला टॉपिक, पिछला लेक्चर जाके एक बार देख लीजिए ज़रूर से, याद से, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सेंटेंस में दोनों मिलेंगी, राइट? लेकिन क्या ज़रूरी है वो समझना, कि ये कंपलसरी नहीं कि हर सेंटेंस में आपको दोनों मिले, हेल्पिंग वर्ब भी और एक्शन वर्ब भी, लेकिन ये कंपलसरी है कि आपको दोनों में से कोई एक ज़रूर मिलेगी। दोनों सेंटेंस में से गायब हो जाए, वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, वो सेंटेंस होता ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ज़रूर मिलेगी आपको, बेर मिनिमम। हाँ, हो सकता है आपको दोनों भी मिल जाए। तो पहले आता है सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के बाद आती है उसकी वर्ब, और फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है सेंटेंस में? आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन सिखा रखी है आपको बचपन से, याद करके बताओ ज़रा। सर हमें तो यही सिखाया था, सब्जेक्ट होता है जो काम करता है और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाता है। मतलब सब्जेक्ट जिस चीज़ पे जिस पे काम कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते थे, लेकिन अभी आपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन ही बदल दी कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता।
तो फिर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी वो नहीं रही इसका मतलब, राइट। तो ऑब्जेक्ट जो आपको रटाया जाता है ना, इसके ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको बुक्स में देखोगे तो आप प्रेडिकेट भी लिखा होता है, इसको प्रेडिकेट बोल देते हैं या ऐसा कुछ बोल देते हैं। बट ऑब्जेक्ट होता कौन है, पहले उसकी फंक्शनिंग समझो, तब आप उसका मतलब समझोगे। ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है सेंटेंस में गाइस, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो नहीं होता जिस पे सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में एक्शन हो। तो ये कैसे कि ज़रूरी हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पे हमेशा काम किया जाएगा। ऑब्जेक्ट वो नहीं होता जिस पे काम किया जाता है, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट होता है गाइस सेंटेंस की एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है गाइस, देखो हम सेंटेंस को जब बनाते हैं ना, तो हम एक लॉजिकल इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं टू द लिसनर और टू द रीडर, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करने के लिए, मतलब इलेबोरेट करने के लिए, हम क्या करते हैं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखना गाइस, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने बोला रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा है, रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल। देखो रोहित क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ऑनर ऑफ द सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब इज एक्शन वर्ब प्लेइंग, और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नाउ अब मेरा सवाल क्या है सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे बोल रहे हो आप। देखना गाइस, अगर मैं इस सेंटेंस को प्लेइंग के बाद, ठीक है, यहां मैं फुल स्टॉप लगा दूं, प्लेइंग के बाद खत्म कर दूं सेंटेंस को, फुटबॉल हटा देते हैं इस सेंटेंस में से, रोहित इज प्लेइंग, हाँ जी गाइस सेंटेंस गलत है। रोहित इज प्लेइंग, क्या ये सेंटेंस गलत है या इनकम्प्लीट है किसी सेंस में, नहीं, एग्जैक्टली exactly। तो रोहित इज प्लेइंग, रोहित खेल रहा है, बात खत्म। तो फिर फुटबॉल का क्या रोल था यहाँ पे, देखो फुटबॉल हमने क्यों ऐड किया था, ताकि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे पाए कि रोहित क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो जैसे मैंने बोला रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। मान लो यहाँ पे फुटबॉल की जगह अगर मैं क्रिकेट लिख देता, हाँ जी गाइस, अगर मैं यहाँ फुटबॉल की जगह मान लो क्रिकेट लिख देता, क्या सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ता, सेंटेंस पे कोई असर होता, क्या रोहित इज प्लेइंग में कोई असर आता, नहीं। सिर्फ क्या चेंज होगी, इन्फॉर्मेशन चेंज होगी कि क्या खेल रहा है अब, क्रिकेट खेल रहा है। मान लो क्रिकेट की जगह मैं बैडमिंटन लिख देता, रोहित इज प्लेइंग बैडमिंटन, क्या बैडमिंटन से कोई फर्क पड़ता, हाँ जी, कोई असर पड़ता है बैडमिंटन से, नहीं। सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सिर्फ क्या चेंज होगी, इन्फॉर्मेशन चेंज होगी कि क्या खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है। चलो अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ रोहित इज प्लेइंग इन द पार्क, फुटबॉल क्रिकेट छोड़ दो, मैंने बदल दिया, अब मैंने लिख दिया रोहित इज प्लेइंग इन द पार्क, क्या इन द पार्क लगाने से कोई सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ा, नहीं। सिर्फ क्या चेंज होगी, इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, कहाँ खेल रहा है, पार्क में खेल रहा है। रोहित इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स ने क्या बताया आपको, किसके साथ खेल रहा है, अपने दोस्तों के साथ। लेकिन क्या रोहित इज प्लेइंग पे कोई असर हुआ, नहीं। तो अब समझो ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है गाइस, ऑब्जेक्ट वो नहीं होता जिस पे काम किया जाता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता है, जो सेंटेंस को इलैबोरेट करने के लिए यूज की जाती है। और अगर आप उसको सेंटेंस से हटा भी दोगे ना, तो भी सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ऊपर ये एग्जांपल था, इसी में देखना गाइस, द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग यूरोप नेक्स्ट वीक, ठीक है। अगर मैं यूरोप के बाद सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा दूं, ठीक है, नेक्स्ट वीक को खत्म कर दूं, क्या सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, मतलब देखो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, लेकिन क्या सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग यूरोप, कोई फर्क पड़ा। या मैं इसको भी छोड़ो, मैं विजिटिंग के बाद इसको खत्म कर देता हूँ, द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग, कहीं विजिट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, बस ये नहीं पता चल रहा कहाँ विजिट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने बोला यूरोप, क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कहाँ जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। अगर यूरोप की जगह मैं अगर अफ्रीका लिख देता, तो क्या द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग पे कोई असर होता, नहीं। सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती, कहाँ जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, मेन सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना। ऐसे प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखो ताकि आप उनको अपनी लाइफ में रिटेन भी कर पाओ और उनको यूज़ भी कर पाओ अपनी लाइफ में। समझ आ रहा है गाइस, ये पर्सपेक्टिव है इन लेक्चर्स का कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं, और कॉन्सेप्ट्स ऐसे सिखाए जाएं कि ज़िंदगी भर आपके साथ रहें। अब आप कभी नहीं भूलोगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, ऑनर ऑफ द सेंटेंस, वर्ब उसकी हेल्पिंग वर्ब या एक्शन वर्ब, और ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन डालता है। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कहा, 99% सेंटेंसेस
इस सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं, इस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। लेकिन अब सिखाता हूँ वो कौन से सेंटेंसेस है जो इस सीक्वेंस में फॉलो नहीं किए जाते या जो इस सीक्वेंस में नहीं बनते। अब उनको देखते हैं। तो पहले तो गाइज हमें समझना है कि एक क्लॉज क्या होता है, समझो। सबसे पहले एक टर्म आती है क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है गाइज? क्लॉज इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। मतलब आप सिंपल सा एक सब्जेक्ट बना दो, एक वर्ब बना दो और एक ऑब्जेक्ट दे दो उसको, ये क्या बनता है? एक, दिस इज बेसिकली अ क्लॉज। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। अब मैं क्लॉज क्यों सिखा रहा हूँ आपको? सर क्लॉज तो सर लॉ में होते थे ना, लीगल उसमें यूज होते हैं क्लॉज। क्लॉज ये है, क्लॉज वो है, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। इनको एक क्लॉज बोलते हैं। अब मैं इसको क्लॉज क्यों बोल रहा हूँ, समझना। क्लॉज एक पार्ट होता है सेंटेंस का। लेकिन कई बार आपको ना, अब आप बड़े हो गए हो, अब रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे सेंटेंसेस नहीं आते, अब थोड़े से कनेक्टेड सेंटेंसेस आते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ रोहित वर्कड रियली हार्ड बट ही कुड नॉट क्रैक द एग्जाम। हाँ जी गाइज, अब ये दो क्लॉजेज थे। यहाँ पे आपको अब समझ आएगा, इसको बोलते हैं दो कंपाउंड सेंटेंस। तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं गाइज, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस। दोनों में सेम सीक्वेंस फॉलो होगा, बट आपको समझना है एक क्लॉज होता क्या है? जब एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो। लेकिन जब आपको मल्टीपल क्लॉजेस आपको जुड़ जाते हैं, मतलब एक क्लॉज इधर दिया हुआ है और एक क्लॉज उधर दिया हुआ है, ये बन जाता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो एक क्लॉज होता है आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। और जब एक से ज्यादा क्लॉजेस जुड़ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस। समझ आ रही है चीज? अब बड़े बड़े हो गए हो, तो अब आपको यूजुअली आपको ज़्यादातर कंपाउंड सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जब भी आप एक कंपाउंड सेंटेंस को भी पढ़ोगे, उसमें भी आपको ये समझ आना चाहिए कि हर क्लॉज इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली वैसे ही एक्ट करेगा जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस करता है। देखना, जैसे मैं बोलता हूँ रोहित वर्कड रियली हार्ड, ये एक क्लॉज था। बट ही कुड नॉट क्रैक द एग्जाम, ये दूसरा क्लॉज था। और इन दोनों को हमने जोड़ा है किससे? बट से। याद है इस कंजंक्शन का क्या काम होता था? कंजंक्शंस क्या करते थे? जोड़ने का काम करते थे। तो बट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन हेयर। तो रोहित वर्कड रियली हार्ड, इसमें रोहित सब्जेक्ट था, वर्कड उसकी वर्ब थी, और रियली हार्ड उसका एडवर्ब था। बट कंजंक्शन आ गया, बट ही कुड नॉट क्रैक द एग्जाम। अब इसमें ही फिर सब्जेक्ट बन गया, ही फिर से नया नया क्लॉज है तो नया सब्जेक्ट आएगा, बट ही कुड नॉट क्रैक, ये आपकी वर्ब आ गई, द एग्जाम ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो रोहित वर्कड रियली हार्ड बट ही कुड नॉट क्रैक द एग्जाम। तो ऐसे जब आप समझने लगोगे ना सेंटेंसेस को इंडिविजुअली, पार्ट बाय पार्ट, तब वो आपके दिमाग में क्लैरिटी लेके आएंगे। तो एक सेंटेंस क्या होता है गाइस? अ सेंटेंस की मैं बेसिक डेफिनेशन समझाता हूँ आपको। अ सेंटेंस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच व्हेन पुट टुगेदर कन्वे अ लॉजिकल इंफॉर्मेशन टू द रीडर और टू द लिसनर। कि एक सेंटेंस क्या होता है कि हम वर्ड्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में रखें ताकि पढ़ने वाला या सुनने वाला या जो भी है लिखने वाला, वो क्लियरली एक इंफॉर्मेशन उस सेंटेंस को पढ़ के या सुन के समझ पाए। तो a sentence is combination of words which when put together convey a logical information to the reader or to the listener. तो ये इसने सिंपल सी दिया है, sentence must have a complete idea that stands alone। कि एक सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट आइडिया होता है जो अकेले खड़ा रह सकता है, जिसको हम बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे देखना गाइज, ही वॉज ड्राइविंग हिज कार। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन था? ही। किसी नाउन की जगह पे प्रोनाउन लगाया है हमने, तो ही इज अ प्रोनाउन। यहाँ पे ही क्या है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट। देखो सबसे पहले कौन आ रहेगा इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट आ रहा है। फिर सेकंड नंबर पे क्या आ रही है हमारी? वर्ब। वॉज ड्राइविंग क्या आ गई हमारी? वर्ब आ गई। और थर्ड नंबर पे हिज कार क्या आ गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसी को बोलते हैं आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल सीक्वेंस। तो ही सब्जेक्ट, वॉज ड्राइविंग यहाँ पर वर्ब, और हिज कार हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऐसे इसको बोला जाता है गाइस एक क्लॉज। अब यहाँ पे अगर मल्टीपल क्लॉजेस आ जाएंगे, मतलब एक से ज्यादा क्लॉजेस आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? आपके कंपाउंड सेंटेंसेस। यही आपको मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था। ये देखो सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? व्हेन देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, वन वर्ब एंड वन प्रेडिकेट, ठीक है, उसको बोलते हैं एक सिंपल सेंटेंस। इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जैसे मैंने पिछली स्क्रीन पे आपको पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि इसमें सिर्फ क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे मैंने बोला शी सिंग्स, वो गाना गाती है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है।
ठीक है, शी सब्जेक्ट है और सिंग्स उसकी वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई कंपलसरी नहीं होता सेंटेंस में, वो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है। ठीक है, द डॉग रैन आफ्टर द बॉल, देखना सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, डॉग पहले आ रहा है सबसे, फिर आई है उसकी वर्ब रैन, और फिर आया ऑब्जेक्ट आफ्टर द बॉल। सो डॉग इज द सब्जेक्ट, रैन आफ्टर द बॉल इज द प्रेडिकेट। ब्लू एंड रेड, अब ये मत सोचना कि एक क्लॉज में सिंगुलर ही सब्जेक्ट होगा हमेशा, नहीं, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट मतलब होगा एक ही। जैसे मैंने बोला ब्लू एंड रेड आर हर फेवरेट कलर्स, तो सब्जेक्ट हो गया ब्लू एंड रेड, आर होगी उसकी हेल्पिंग वर्ब, एंड हर फेवरेट कलर्स उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये तो होता है सिंपल सेंटेंस, लेकिन जब आप ऐसे मल्टीपल क्लॉजेस को जोड़ देते हो एक आइडिया क्रिएट करने के लिए, वो बन जाते हैं आपके कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसे व्हेन देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, देर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इन अ कंपाउंड सेंटेंस, इनके बीच में आपको कोई ना कोई कंजंक्शन मिलता है, कॉमा या बीच में सेमी कॉलन, कॉलन, या कोई ना कोई कंजंक्शन के साथ ये जुड़े मिलेंगे आपको। सो यू विल ऑलवेज फाइंड अ कंजंक्शन इन बिटवीन देम। ठीक है, जैसे एग्जांपल सुना गाइस, इट रेन्ड हेविली थ्रू आउट द डे, कॉन्सिक्वेंटली द सिटी वॉज फ्लडेड, कि सारा दिन बारिश होती रही और इस कारण शहर में बाढ़ आ गई। अब ये है कंपाउंड सेंटेंस, देखना, इट रेन्ड हेविली थ्रू आउट द डे ये फर्स्ट क्लॉज है, एंड द सिटी वॉज फ्लडेड ये सेकंड क्लॉज था। एग्जाम्पल देखना, द थीफ रैन टू एस्केप बट द पुलिस कॉट हिम, के चोर बचने के लिए भागा लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो पहले क्लॉज में देखना गई सब्जेक्ट कौन था, थीफ, वर्ब क्या थी, रैन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन टू एस्केप, फिर आगे आपका कंजंक्शन बट, फिर नेक्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट कौन था, पुलिस, द पुलिस, फिर वर्ब क्या थी आपकी, कॉट, और ऑब्जेक्ट क्या था आपका, हिम। तो जितने भी क्लॉजेज होंगे वो भी वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो हमने अभी सीखा था, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये तीन देख लो गाइस, द विंटर सेट इन, कॉमा, इट वाज कोल्ड एंड वी टुक आउट वुलन्स फ्रॉम आवर कबर्ड, के सर्दियां आ चुकी थी, द विंटर सेट इन ये एक क्लॉज है, कॉमा, इट वाज कोल्ड ठंड बढ़ चुकी थी, मतलब सर्दियां आ चुकी थी, ठंड बढ़ चुकी थी, और हमने अपने कबर्ड से अपने गर्म कपड़े निकाल लिए थे। तो तीन क्लॉजेस जुड़ गए एक साथ यहाँ पे, इनको बोलते हैं गाइस कंपाउंड सेंटेंसेस। समझ आ रहा है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अभी तक। अब करते हैं गाइस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के, एक सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में रहता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं गाइस 99% वाला स्ट्रक्चर। 99% सेंटेंसेस में क्या सीक्वेंस फॉलो होता है गाइस, हमने जो मैंने आपको अभी बताया था, सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये याद रख के चलना हमेशा के लिए गाइस। नाउ अब सवाल ये है गाइस कि कौन से सेंटेंसेस हैं जो ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो पहले गाइस जो आपके 99% सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, दीज सेंटेंसेस दे बेसिकली दे आर ए सिंपल स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब दे आर सिंपल डिक्लेरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। जब हम नॉर्मल कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग टू दिल्ली, वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, शी इज डूइंग हर वर्क, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है सिंपल सी। एन ओपिनियन, जब मैं अपना कोई ओपिनियन देता हूँ, जैसे ही इज़ अ गुड पर्सन, शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, तो ये है मेरा ओपिनियन। कोई सजेशन देता हूँ, जैसे मैंने बोलता हूँ कि यू कैन ईट, यू शुड ईट हेल्दी फूड, यू शुड वर्क आउट। कोई प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब क्या होती है गाइस, लोकोक्ति, जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, या ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये प्रोवर्ब या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो सच रहते हैं हमेशा, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। मतलब ये सेंटेंस कैसे भी हो सकते हैं गाइस, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन इनमें सीक्वेंस क्या फॉलो किया जाएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, एंड दे ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। इनके एंड में हमेशा क्या होता है, फुल स्टॉप मिलता है। जैसे द टीचर इज गोइंग टू द क्लासरूम, ये सिंपल स्टेटमेंट है, टीचर सब्जेक्ट है, इज गोइंग वर्ब है, और टू द क्लासरूम क्या है, ऑब्जेक्ट है। सुनीता इज अ गुड सिंगर, ये मेरा ओपिनियन है, जैसे सुनीता सब्जेक्ट, इज वर्ब और अ गुड सिंगर एडिशनल इंफॉर्मेशन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सब्जेक्ट कौन हो गया, सन, राइजेज क्या होगी, वर्ब, इन द ईस्ट उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। या कोई प्रोवर्ब है, जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो डॉग्स क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, और सेल्डम बाइट उसकी वर्ब।
राइट। या जैसे मैंने बोला ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो सेंटेंस हमेशा क्या सीक्वेंस फॉलो करते दिखेंगे आपको गाइस? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपको ये समझना है कौन से सेंटेंस है ये जो ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। ये देखना गाइस, सबसे पहला इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से होते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें हम कोई चीज इंटैरोगेट कर रहे होते हैं। अब इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या सीक्वेंस बनता है पता है गाइस? हम नॉर्मल सीक्वेंस से बस थोड़ा सा ही डिविएशन है। हमने क्या देखा था? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर एक्शन वर्ब आता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, याद है? ये हमने नॉर्मल सेंटेंस का सीक्वेंस देखा था। नॉर्मल सेंटेंस मतलब जो 99% जो यूनिवर्सल सीक्वेंस होते हैं वो ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अब इससे इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस कितना है, कितना डिफरेंट है गाइस? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। देखना गाइस, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है गाइस? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट से पहले लगने लग जाती है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, इसको इन्वर्जन रूल बोलते हैं। मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह चला जाएगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाएगी। तो जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब मिले, उसके बाद सब्जेक्ट मिले, उसके बाद एक्शन वर्ब मिले और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिले और एंड में क्या होना चाहिए इसमें? क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब क्वेश्चन मार्क होगा तब वो एक इंटैरोगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे मैं बोलता हूँ रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, यही सेंटेंस था ना। अब रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल को मुझे इंटैरोगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा गाइस? रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल का इज रोहित प्लेइंग फुटबॉल। तो हमने क्या किया? बस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले गए और हमारे सामने क्या आ गया? एक इंटैरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल का इंटैरोगेटिव क्या बना दिया हमने? इज आगे आ गया, इज पहले आ गया और रोहित इसकी जगह चला गया, इन्वर्जन हो गया और पीछे क्वेश्चन मार्क लग के क्या बन गया? आपका एक क्वेश्चन बन गया। जैसे शी इज ईटिंग हर फूड, इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा? इज शी ईटिंग हर फूड? शी ही वॉज स्लीपिंग, इंटरोगेटिव क्या क्या बनेगा? वॉज ही स्लीपिंग? हाँ जी। दे हैव लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस, इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा? हैव दे लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस? तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लाके क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। और कुछ सेंटेंस, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये WH सीरीज वाले से भी बनते हैं। जैसे व्हाट इज रोहित प्लेइंग फुटबॉल, या मुझे अगर यही पूछना है कि व्हाट इज रोहित डूइंग, कि रोहित क्या कर रहा है, तो ये जो WH वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, WH से मेरा क्या मतलब है इस? व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, विच, हु, whom, ये होते हैं आपके। और हाउ, ये होते हैं WH सीरीज वाले वर्ड्स। WH मतलब इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इनमें बस क्या है, ये पहले आ जाएगा उसके बाद वही सीक्वेंस फॉलो होगा। देखो उसके बाद क्या आ रहा है? पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है और फिर आपकी एक्शन वर्ब आ रही है। व्हाट इज रोहित डूइंग इन दिस रूम? तो रोहित, व्हाट इज रोहित डूइंग इन द पार्क? रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? बस हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी? सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको गाइस, ये भी बताता हूँ। देखना, हु इज योर फादर, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद सब्जेक्ट। व्हेन आर यू गोइंग टू लंदन, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। डू यू हैव एनी मनी, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। आर यू फीलिंग ऑल राइट, पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होते हैं और एंड में हमेशा क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ये याद रखना। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं गाइस, देखना एग्जाम में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी, हाँ जी, वाई वॉज आई स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। हाँ जी गाइस, मान लो उसने आपको एक ये दे दिया सेंटेंस एग्जाम में और उसने इसको 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। उसने मान बना दिया ये A पार्ट है, ये B पार्ट है, ठीक है, ये आपका C पार्ट है और फिर एक पार्ट बन गया आपका नो एरर बन गया। राइट, एक में आप उसने D पार्ट में नो एरर दे दिया आपको। राइट, अब उसने पूछा बताओ किस पार्ट में एरर है। हाँ जी गाइस, कहाँ गलती है बताओ? शी आस्क्ड मी व्हाई वाज आई स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। कुछ गलती लग रही है सेंटेंस में? मुझे तो सुनने में ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। शायद आप भी सेंटेंसेस ऐसे ही बोलते हो नहीं? शी आस्क्ड मी व्हाई वाज आई स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, ठीक तो है सर? क्या गलती है इसमें? सुनने में तो ठीक लग रहा है। लेकिन इसमें यही गलती आप भी अपनी लाइफ में करते हो, तो अपनी लाइफ में भी ये गलतियां ठीक करना और एग्जाम के लिए भी समझना। गाइस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं था। यहाँ पे कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा,
यहाँ पे मैं किसी की कही हुई बात को रिपीट कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि उसने मुझसे पूछा, ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि मैं ज़मीन पे क्यों सो रहा था। देखो ये, जब उसने मुझसे ये पूछा था, उस गर्ल ने, शी ने जब मुझसे ये बात पूछी थी, तब उसने क्या पूछा होगा मुझसे, वाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, राइट। लेकिन जब उसने पूछा तब तो ये क्वेश्चन था। लेकिन अब जब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने मुझसे क्या पूछा, उसने मुझसे पूछा कि मैं फर्श पे, मैं फ्लोर पे क्यों सो रहा था। तो जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्या अब भी ये क्वेश्चन है? क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, या मैं ये बता रहा हूँ कि उसने मुझसे ये बात बोली थी? तो जब ये क्वेश्चन नहीं है ना, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकती, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, वाई वॉज आई या वाई आई वॉज, यहाँ पे क्या रहेगा, वाई आई वॉज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, ये बनता है करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन सच बताना गाइस, अपने मन से पूछ के बताना कमेंट सेक्शन में, आपने जिंदगी में आज तक ये गलती की है या नहीं की है? आप भी आज तक, आपने क्या बोला है आज तक, शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज, या शी आस्क्ड मी व्हाई वाज आई स्लीपिंग ऑन द फ्लोर? आई थिंक अब मन ही मन आपको भी पता है कि हाँ, हमसे गलती हुई है सर ये वाली, और ऐसे एग्जाम में गलतियां बनाता है। आपको क्या ध्यान रखना है, जब पीछे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है सेंटेंस में, ठीक है, तब तक याद रखना वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। और भी बना सकते हैं हम, दे इंक्वायर्ड मी व्हाई हैव आई अप्लाइड फॉर दैट पोजीशन। हाँ जी, दे इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाई हैड आई अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन या दैट पोजीशन। अब गलती क्या है गाइस, दे इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाई हैड आई या व्हाई आई हैड अप्लाइड फॉर दैट पोजीशन। अब अगर ये गलती नहीं समझ आएगी, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो आप वही गलती कर जाओगे एग्जाम में भी। तो कौन से सेंटेंसेस है गाइस, अब मैं 1% पे आ रहा हूँ। कौन, मैंने क्या कहा था, 99% सेंटेंसेस क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब हम कर रहे हैं 1%। कौन से सेंटेंसेस हैं जो ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करते? सबसे पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। दूसरा, और कौन से सेंटेंस है जो ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करते? डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस। अब डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से ही समझ आ जाएगा गाइस, कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस, जो कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, किसी चीज को हम, जो हम कोई चीज शो करने के लिए यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जैसे अब इनके ना पहचान है, ये 7 वर्ड याद रखना गाइस, देयर, हेयर, दिस, दैट, दीज, दोज एंड इट। ये 7 वर्ड्स हैं जिनसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है गाइस, डेमो, डेमो का मतलब याद है ना, कोई चीज शो करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब कोई चीज शो करने वाले सेंटेंसेस, जो आपको कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेट करने से क्या मतलब है मेरा, दिखाना, कोई चीज दर्शाना आपको। तो जैसे मैंने बोला, दिस इज माई पेन, हाँ जी गाइस, ये सेंटेंस में दिखा के बोल रहा हूँ ना आपको, पेन दिखा के बोल रहा हूँ, दिस इज माई पेन। क्या मैं बिना दिखाए बोल सकता हूँ आपको दिस इज माई पेन? किसी को अगर आप जाके वैसे बिना कुछ शो करे बोल सकते हो दिस इज माई पेन? कोई क्या बोलेगा, कहाँ, कौन? आप बोल सकते हो दिस इज माई कार, बिना बिना डेमोन्स्ट्रेट, बिना शो किए हुए? नहीं। देयर इज समवन एट द डोर, पॉइंट आउट करके बोल रहे हो ना, वहां पे कोई खड़ा है। हाँ जी, इट वॉज अ गुड मूवी, किसी मूवी के बारे में बात कर रहे हो ना, तभी बोल रहे हो इट वॉज अ गुड मूवी। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये दिखाते हैं कि कहाँ पर कोई चीज, कोई इवेंट, कोई पर्सन विद इन रिलेशन टू द स्पीकर खड़ा है या कहीं पे एग्जिस्ट करता है। वो फिजिकल डिस्टेंस को भी बोल सकते हैं या साइकोलॉजिकल क्लोजनेस को भी शो कर सकते हैं। जैसे दिस इज माई फेवरेट नॉवल या दैट इज माई फेवरेट मूवी। अब वो मूवी आपके सामने नहीं है या नॉवल आपके सामने नहीं है, बट आप बता सकते हो कि ये मेरा फेवरेट नॉवल है या वो मेरी फेवरेट मूवी है। तो जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करते हो पर्टिकुलरली, उन सेंटेंसेस को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस। अब ये दूसरी टाइप के सेंटेंसेस है गाइस, जहां आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला। सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको उनमें। क्यों? क्योंकि इनमें आप चीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। तो इनमें आपको ना क्या होता है गाइस, इन वर्ड से आगे चल के जो आपको फर्स्ट नाउन मिलेगा ना, पहला नाउन, वो होगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला देयर इज समवन एट द डोर, तो यहाँ पे जो इज लगा है वो किसके लिए लगा है, समवन के लिए, देयर के लिए नहीं। अगर मैं बोलता हूं देयर आर सम पीपल स्टैंडिंग एट द डोर, अब आर किसके लिए लगा है, देयर के लिए नहीं, पीपल के लिए। तो देयर, हेयर, दिस, दैट, दीज, दोज और इट,
ये सब्जेक्ट नहीं होते, ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं जो आगे आने वाले सब्जेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो इसमें आपको समझना है, आपको सब्जेक्ट शायद वर्ब के बाद मिले जाके। जैसे एग्जांपल देखना, दिस ब्लू कार नीड्स टू बी वॉश्ड नेक्स्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट दिस नहीं था, सब्जेक्ट क्या था, कार। दैट मेटल रॉड शुड वर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, दैट नहीं, रॉड। दीज ऑरेंजेस आर डिलिशियस, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, ऑरेंजेस। हाँ जी, दोज पीपल वर हेयर फर्स्ट, सब्जेक्ट कौन था यहाँ पर, पीपल। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, देखना गाइस सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, डे। किसकी बात हो रही है, डे की। लेकिन आप देख रहे हो सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के एंड में आ रहा है। हाँ जी, देयर वॉज समवन इन द रूम, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, समवन। ठीक है, देयर वर मेनी एस्पिरेंट्स वेटिंग आउटसाइड द हॉल, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, देयर वर मेनी एस्पिरेंट्स, तो सब्जेक्ट कौन है, एस्पिरेंट्स। तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं, आगे चल के पहला नाउन जो होता है वो मिलता है सब्जेक्ट की तरह, वो एक्ट करता है सब्जेक्ट की तरह, और वो डिसाइड करते हैं कि वर्ब क्या आएगी। ठीक है, तो ये दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं गाइस जो आपका यूनिवर्सल सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। अब इसके अलावा दो दो टाइप्स और हैं, बट मैं बताऊं तो का, बट उनको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आती, बट बताऊं मैं फिर भी का, ताकि आपको नॉलेज हो उसकी। ठीक है, बट एग्जाम में नहीं आती तो उनको याद रखने की या रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ है इंपेरेटिव सेंटेंसेस गाइस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सेंटेंसेस कब बोले जाते हैं, जब हम किसी के साथ वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, किसी के साथ बात कर रहे होते हैं। जैसे मान लो आप किसी के साथ रूम में है, कोई आपके रूम में आया, आपने उसको क्या बोला, प्लीज सिट डाउन। ठीक है, प्लीज सिट डाउन किसको बोल रहे हो, आपको पता है वो जिससे बात कर रहे हो उससे, लेकिन प्लीज सिट डाउन क्या कोई सेंटेंस है कि आप एग्जाम में दे सकते हो प्लीज सिट डाउन, नहीं। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको हमें ज़्यादा वो अहमियत नहीं देनी, बट पता होना चाहिए कि क्या होते हैं गाइज आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सामने, मतलब जो स्पीकर होता है, जो सेंटेंस बोल रहा होता है, वो सामने वाले को कोई ऑर्डर देता है, कोई कमांड देता है, कोई एडवाइस दे रहा होता है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है, कोई प्रपोजल या कोई सजेशन दे रहा होता है। जैसे मैंने बोला, मैंने ऑर्डर दिया, मैंने बोलता हूँ, मैंने बोला गेट आउट ऑफ द रूम, ये क्या है, एक ऑर्डर है। ठीक है, टर्न ऑफ द म्यूजिक या टर्न ऑफ द टीवी, ये एक ऑर्डर है। कमांड, जब कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आती है, जैसे मान लो फौजियों के जो वो हैं, लीडर हैं, उन्होंने बोला सोल्जर्स मार्च अहेड, तो मार्च अहेड ये क्या है, कमांड है। एडवाइस, जैसे बोला, मम्मी बोलती है आपको बेटा ईट हेल्दी फूड, ठीक है, एक्सरसाइज रेगुलरली, ये एडवाइस है। कोई रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने बोला प्लीज हेल्प मी, अब ये वर्बल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं ये सेंटेंसेस। या कोई सजेशन या प्रपोजल है, जैसे मैंने बोला लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है, लेट्स वॉच अ मूवी टुडे, तो इनको बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस। गेट आउट, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और प्लीज बी पेशेंट, लेट्स गो टू द बुक फेयर। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, बट ये एग्जाम में नहीं आते हैं क्योंकि ये वर्बल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, बट पता होना चाहिए आपको कि क्या होते हैं। और एक और टाइप है गाइस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये मैंने याद है इंटरजेक्शंस मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, लास्ट में बता रहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम अपने इमोशंस को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देखो जब सामने होते हो तब तो इमोशन सुन जाते हैं, दिख जाते हैं, लेकिन जब आप दूर बैठे होते हो, लेकिन आपको फिर भी अपने इमोशंस को शो करना है, तो आप कैसे शो करते हो। जैसे मान लो आप कल हमें मैसेज करोगे, सर मेरा ईपीएफओ एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अब मैं दूर बैठा हूँ यहाँ पे, अब मैं रिप्लाई में क्या लिखूंगा, वाओ, वाओ दिस इज़ माई एक्सप्रेशन, ये मेरा एक इमोशन है, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से, जिनमें आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है। तो इनके पीछे आपको ये वाला मार्क देखने को मिलता है, तीन नहीं, मतलब एक ही मिलता है। कहीं आप सोचो सर आपने तीन बनाए थे तो तीन होंगे क्या, मतलब एक ही होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, जैसे अब कौन से वर्ड्स हैं गाइस, जैसे फीलिंग ऑफ जॉय, फॉर एग्जाम्पल हुर्रे माई डॉटर पास द एग्जाम। कोई रिग्रेट की इमोशन है, जैसे अलास इंडिया लॉस द मैच। सरप्राइज दिखाना है, ओ माई गॉड इट इज रेनिंग। रिग्रेट दिखाना है आपको, व्हाट अ शेम, ठीक है, व्हाट अ बैड मूवी। या वंडर दिखाना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, या व्हाट एन अमेजिंग सीनरी। अब ये एग्जाम में नहीं आते, अगेन क्यों, क्योंकि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं होता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं।
बट स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, तो बताना मेरा फर्ज बनता है आपको। समझ आ रहा है गाइस? तो इनको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये था गाइस, अब समझना सीखना कि हम जो वर्ड्स हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनको हम कैसे एक सीक्वेंस में रख के एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। इसको बोला जाता है गाइस आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। चलिए, अब शुरू करते हैं गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक। अभी मैं आज सिर्फ आपको इस लेक्चर में मैं इसको आपको इंट्रोडक्शन देके जाऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन, सिर्फ आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। इसके जो रूल्स हैं ना, और इसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं, या एक्सेप्शंस बोल लो, एक्सेप्शंस जो हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तो अब यहाँ से हमारा वो पार्ट स्टार्ट होता है गाइस जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पे एग्जाम में गलतियां इस साल, पिछले साल भी आई थी, ठीक है, उससे पिछले साल 2023 में भी आई थी, और मैंने पता नहीं कितने एग्जाम्स में इस टॉपिक पे गलती बनती देखी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी इंग्लिश ग्रामर का। क्यों? ठीक है, खैर मैं आपको आगे टेंसेस भी करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप समझो गाइस, टेंसेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या एग्रीमेंट है, अब ये सुनना आराम से बैठ के गाइस। तो अब मैं वापस आता हूँ गाइस अपनी उसी कहानी पे जो मैंने पिछले लेक्चर पे सुनाई थी। मैंने कहा था ना आपको गाइस, कहानी बहुत लंबी है, शुरू मैं आज कर रहा हूँ लेकिन ख़त्म उस दिन होगी जिस दिन आपकी पूरी ग्रामर ख़त्म हो जाएगी। तो इतनी लंबी कहानी बना रखी है आपके सुनने के लिए। हाँ जी गाइस, अब कहानी में क्या होता है गाइस, अगर आप थोड़ा सा याद करो तो एक बार फटाफट से मेमोरी फ्लैशबैक करना, एक बार मेमोरी उसमें पिछले बार, पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी उसमें क्या हुआ था। हमने देखा था क्लास में दो गैंग बन गए थे, याद है? गैंग किस किस के बने थे गाइस? नाउन के और वर्ब के, राइट? अब मैं यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ, अब सुनना। अब गाइस हुआ क्या था, उस क्लास में दो गैंग बन गए थे, एक नाउन का गैंग था और एक वर्ब का गैंग था। अब नाउन का छोटा भाई और एडजेक्टिव नाउन के गैंग में थे, और वर्ब का फ्रेंड एडवर्ब वर्ब के गैंग में था। और कुछ शरीफ बच्चे भी थे, जैसे प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल्स, राइट? लेकिन गैंग बनने के बाद अब हुआ क्या, आगे सुनना गाइस। अब क्लास में माहौल तो गर्म हो गई, अगर दो गैंग बने होंगे तो कभी कोई किसी को ताना मार देगा, कभी कोई किसी को कुछ बोल देगा, किसी की खिल्ली उड़ा देगा ऑपोजिट गैंग की। तो ऐसा चलता है, तो ऑपोजिट गैंग में तो क्लास का माहौल देख के ना, कुछ दिनों के बाद ना, जो क्लास टीचर होती है ना, उस क्लास की, इंग्लिश क्लास की जो क्लास टीचर होती है, उसको शक होता है कि क्लास में कुछ तो गड़बड़ है। तो मैम ना एक न्यूट्रल बच्चे को बुलाती है, कहता सुन सुनो तुम इधर आओ मेरे साथ। तो मैम उसको बुला के ना अपने स्टाफ रूम में ले जाती हैं, और स्टाफ रूम में ले जाके पूछते हैं कि क्या हुआ है क्लास में यार, बड़ा अजीब सा माहौल हो रखा है कुछ दिनों से। वो उधर उनको चिढ़ा रहे होते हैं, वो उधर उनकी तरफ देख के हंस रहे होते हैं, वो कभी उनके साथ बहस कर रहे होते हैं, क्या हो गया? तो वो बच्चा बताता है क्लास टीचर को कि मैम, क्लास में ना कुछ दिन पहले गैंग बन गए। मैम ने बोला क्या, किसके? तो उन्होंने बोला कि मैम कुछ दिन पहले ना नाउन हुआ, नाउन आया, उसने बोला मैं अपना गैंग बना रहा हूँ, और उसका भाई भी उसके साथ था प्रोनाउन, तो उन्होंने अपना गैंग बना लिया। और दूसरी तरफ उसने बोला मैम, दूसरी तरफ फिर वर्ब खड़ा हुआ, वर्ब ने बोला कि अगर तू नाउन उधर गैंग बना रहे तो इधर गैंग मैं बनाता हूँ। तो उसने भी अपने साथ एक फ्रेंड को, एडवर्ब को मिला के अपना गैंग बना लिया, राइट? अब मैम ने को ये सारी सिचुएशन पता चली, ठीक है। अब मैम का काम क्या था कि क्लास में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्लास स्मूथली चलती रहे। तो मैम ने क्या किया उस दिन रिसेस में ना, उन दोनों को अपने क्लासरूम में बुलाया, किसको? नाउन और वर्ब को, जो गैंग के लीडर थे, उनको अपने गैंग में बुलाया। तो मैम ने पूछा नाउन से, तुम्हारा गैंग क्यों, तुमने क्यों गैंग बनाया? नाउन ने बोला कि मैम मेरा नाम चलता है, कॉलर खड़े करके, मैम मेरा नाम चलता है तो मैं गैंग का लीडर बन गया। और मैम ने फिर वर्ब को देख के पूछा कि तुमने क्यों गैंग बनाया? अब वर्ब क्या बोलता है कि मैम मेरा काम चलता है, अगर इसका नाम चलता है तो मेरे मेरे पास मेरे एक्शंस हैं। तो अब मैम ने उन दोनों को बिठाया और उनको बोला कि चलो तुम दोनों फ्रेंडशिप कर लो आपस में। उन्होंने बोला नहीं मैम, हम नहीं करेंगे फ्रेंडशिप। तो अब मैम को समझ आया कि भाई अब तो ये ज़िद्दी हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अब ये ऐसे बात नहीं मानेंगे मेरी। तो मैम ने ना एक स्मार्ट तरीका ढूंढा। मैम ने ना उन दोनों को बोला कि देखो, चलो तुम अलग अलग गैंग में रहना चाहते हो, रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लास का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें मेरे को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। और वो प्रॉमिस क्या है कि जब भी तुम क्लास में रहोगे तब तुम आपस में नहीं लड़ोगे, क्लास के बाहर या स्कूल के बाहर तुम्हें जो करना है वो करते रहो तुम। अग्रीड? उन दोनों से उन मैम ने पूछा। तो एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने, फिर मैम की तरफ देखा, उनको लगा कि यार अगर नहीं एग्री किया तो मैम क्लास से निकाल देगी या मार्क्स अच्छे नहीं देगी, फेल कर देगी, फिर दिक्कत आएगी। तो उन दोनों ने एग्री कर लिया। तो मैम ने
उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट करवाया। अब ध्यान से समझना उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या करवाया। अब सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट करवाया। सर आप सब्जेक्ट वर्ब क्यों बोल रहे हो, वहां पे तो नाउन और वर्ब थे ना। अब समझो गाइस, सब्जेक्ट नाउन ही तो होते हैं। सब्जेक्ट होता कौन है सेंटेंस में? रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, रोहित नाउन ही तो है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, सब्जेक्ट नाउन ही तो है। या कोई नाउन की जगह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोनाउन हो जाते होगा कि रोहित की जगह ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो सब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन ही तो होते हैं, उसी को सब्जेक्ट बोल रहे हैं हम। और दूसरी तरफ क्या है? वर्ब। तो क्लास टीचर ने क्या किया, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट करवाया। ठीक है, उसका नाम दिया गया उस एग्रीमेंट को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट के तहत मैम ने ना उनको एक सिंपल सी चीज़ बोली कि तुमने बस मेरी एक रूल मानना है। तुमने बस मेरी एक एक मेरा जो एग्रीमेंट का एक ही क्लॉज है जो तुमने मानना है। हाँ जी गाइस, एक रूल याद रख सकते हो जिंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और जिंदगी भर काम आएगा आपको। एक रूल याद रख सकते हो? हाँ सर रख सकते हैं, बिल्कुल, क्या बात कर दी सर, इतने सारे रूल याद कर रखे हैं जिंदगी में, एक और कर लेंगे। लेकिन अब ये रूल नहीं है कोई, ये एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसको रूल की तरह समझना आज के बाद। तो मैम ने उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट करवाया और उस एग्रीमेंट का एक ही क्लॉज था। और वो क्लॉज क्या था, अब ये सुनना ध्यान से गाइस। मैम ने क्या कहा उस एग्रीमेंट के तहत? मैम ने कहा कि देखो, अगर कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, मैम ने बोला अगर कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो याद रखना वर्ब, उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और मैम ने क्या कहा, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मैम ने एक ही क्लॉज बनाया कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो याद रखना उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। अब ये एक क्लॉज बना दिया मैम ने उस एग्रीमेंट का। और मैम ने क्या कहा, आप दोनों को, मतलब नाउन को और प्रोनाउन को कहा मैम ने, आप दोनों को सिर्फ ये एक रूल फॉलो करना है। आप कर सकते हो ये रूल फॉलो? उन दोनों ने बोला हाँ जी मैम कर लेंगे, एक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन दोनों ने एग्री किया और मैम ने उन दोनों के सिग्नेचर करवा के उस पे और अपने पास रख लिया। और वो एग्रीमेंट क्या था, उस एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ था कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो याद रखना उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको बोला जाता है गाइस दी मोस्ट एब्सोल्यूट रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दी मोस्ट एब्सोल्यूट रूल क्यों बोलते हैं इसको गाइस? अब देखना, मैं आपको जितने भी इंग्लिश में आपको रूल्स कराऊंगा ना गाइस, उन सब में आपको कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर मिल जाएगा। लेकिन ये एक अकेला ऐसा रूल है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं बनती, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? दी मोस्ट एब्सोल्यूट रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और ये रूल ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको पहली बार पढ़ाया या आपको पहली बार सुना है। आप बचपन से फॉलो कर रहे हो इस चीज को, ऑलरेडी कर रहे हो। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं नया पढ़ा रहा हूँ। देखना गाइस, आप रोहित के साथ क्या लगाते हो? रोहित के साथ क्या लगाओगे आप? इज या आर? हाँ जी, रोहित इज या रोहित आर? सर ऑब्वियसली रोहित इज आएगा। क्यों आएगा रोहित इज? सर क्योंकि रोहित सिंगुलर है, एक है। और अगर मैं पूछूं बॉयज के साथ क्या आएगा, बॉयज इज या बॉयज आर? अब आप क्या बोलोगे? सर बॉयज के साथ आर आएगा। क्यों आर क्यों आएगा? क्योंकि अब बॉयज प्लूरल है, राइट, एक से ज्यादा है। तो अब ये बचपन से तो फॉलो करते आ रहे हो ना आप, ये चीज आपको मैं पहली बार तो नहीं पढ़ रहे आप। तो ये आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो आप, ये रूल अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, बस अननोइंगली, मतलब आपको पता नहीं है कि इस रूल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस रूल का मतलब क्या बनता है। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, आप बस इसको फॉलो कर रहे हो। अब वो गलतियां कहाँ करवाएगा गाइज आपसे, समझना, वो गलतियां करवाएगा आपसे इसके एक्सटेंशन में। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ गाइज, हाँ जी, पीपल, पीपल के साथ क्या यूज करेंगे गाइज हम? पीपल इज या पीपल आर? क्या बोलोगे आप? पीपल इज आना चाहिए, पीपल आर आना चाहिए? बोलो सर पीपल आर आएगा। क्यों पीपल आर क्यों आएगा? क्योंकि सर बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे होने की वजह से क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। फेयर इनफ, राइट, बिल्कुल सही। लेकिन ये मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल अब आ रहा है। चलो पीपल के साथ तो आपने बोल दिया आर आएगा, अब मुझे बताओ क्राउड के साथ क्या आएगा? हाँ जी, क्राउड इज या क्राउड आर? फटाफट से बता दो, क्राउड के साथ क्या आएगा, सिंगुलर या प्लूरल? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्राउड के साथ तो इज आएगा क्योंकि वो सिंगुलर होता है। लेकिन क्राउड में भी तो कितने सारे लोग हैं।
मैंने जब ऊपर पूछा आपसे पीपल के साथ प्लूरल क्यों आएगा, आपने क्या जवाब दिया कि सर पीपल तो बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए आर आएगा। और क्राउड में कितने सारे लोग होते हैं, क्राउड में भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब क्यों बोल रहे हो आप। अब यही आपको समझाना है मुझे इस टॉपिक में, और कुछ ऐसी एक्सेप्शंस बतानी है जिससे आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। हाँ सर बात तो है समझने वाली, क्योंकि गाइस ये जो सिंगुलर प्लूरल है ना, ये मैथमेटिक्स से नहीं होता। आप यहाँ पे नंबर से जो देखते आए हो ना आज तक कि गिनती में एक तो एक सिंगुलर, गिनती में एक से ज़्यादा तो प्लूरल, ये नहीं होता। ठीक है, ये होता है इंग्लिश के हिसाब से, मतलब ये होता है वर्ड के हिसाब से। अगर किसी सेंटेंस में जो वर्ड यूज हो रहा है, जो सब्जेक्ट है, अगर वो वर्ड सिंगुलर है ना, उस वर्ड सिंगुलर, उसके अंदर लोग कितने भी क्यों ना हो, उसके उसके मतलब क्राउड में चाहे पता नहीं कितने लोग क्यों ना हो, लेकिन क्राउड एज अ वर्ड, एज अ इंग्लिश वर्ड इज अ सिंगुलर वर्ड, जबकि पीपल एज अ वर्ड इज अ प्लूरल वर्ड। ठीक है, अब ऐसे ही होता है गाइस, जैसे मैं एग्जांपल पूछता हूँ, स्पेक्टेटर्स के साथ क्या लगाओगे आप, स्पेक्टेटर्स इज या स्पेक्टेटर्स आर। हाँ जी, स्पेक्टेटर्स इज या चलो स्पेक्टेटर्स वॉज या स्पेक्टेटर्स वर चेयरिंग, क्या आना चाहिए गाइस, स्पेक्टेटर्स वॉज या स्पेक्टेटर्स वर। सो स्पेक्टेटर्स है बहुत सारे हैं तो प्लूरल आएगा आर, सॉरी वर। लेकिन अगर वहीं स्पेक्टेटर्स को मैं ऑडियंस बना दूं, तो ऑडियंस के साथ क्या लगाओगे आप, द ऑडियंस वॉज या द ऑडियंस वर। अब आप बोलोगे नहीं सर ऑडियंस वॉज आएगा, क्यों, ऑडियंस में भी तो स्पेक्टेटर्स ही हैं, ऑडियंस में भी तो बहुत सारे लोग हैं। अब आपको समझना क्या है, ये क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि स्पेक्टेटर्स एज अ वर्ड इज अ प्लूरल वर्ड, और ऑडियंस एज अ वर्ड इज अ सिंगुलर वर्ड। राइट, समझ आया आप। अब आप सोच रहे हो, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हमें समझ तो आ गया, लेकिन अब ये तो चलो ठीक है, ये तो हमें फिर भी थोड़े कॉमन से वर्ड्स हैं, ये तो हमें आते हैं। अगर वहाँ कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो सिंगुलर वर्ड होता है या प्लूरल वर्ड होता है, तो हम क्या करेंगे, अब वो मेरा काम है। ठीक है, अब आगे जब हम नाउन्स का टॉपिक करेंगे, या जैसे आपके कोर्स में जैसे मैंने नाउन्स का टॉपिक करवाया, उसमें मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन किया कि कौन से कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, और कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा नाउन प्लूरल होता है, किसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, किसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। क्लियर है, ये आपको मैं करवाऊंगा आगे चल के टॉपिक्स में। ठीक है, बट अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आया क्या था, एग्रीमेंट क्या था गाइस। तो एग्रीमेंट क्या करवाया गया दोनों दो ऑपोजिट गैंग के जो लीडर्स थे उनके बीच में, कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो याद रखना उस सेंटेंस की वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस सेंटेंस की वर्ब भी हमेशा क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, विदाउट एक्सेप्शन, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब इसी पे मैं आपको बहुत सारे रूल्स एग्जांपल्स करवाऊंगा। अगले लेक्चर में हम डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक करके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हर एक्सेप्शन को समझेंगे। बट वो सब सीखने से पहले मतलब मैं रूल्स नहीं करवाऊंगा, मैं एक्सेप्शंस बोलता हूँ उनको, और एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो आपको सीखने हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। बट जाने से पहले गाइज एक आपको कॉन्सेप्ट सिखा के जाता हूँ जिसमें हम आज तक गलती करते आए हैं, ये की नोट है एक, ये आप समझ जाओगे। उसके बाद देखो गाइज मैंने आपको रूल्स बाकी दिए हुए हैं, आपको अगर ये रूल्स चाहिए तो ये इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, हमारे इसी वीडियो के इस वीडियो के यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। ये सीरीज़ रेगुलर चलेगी, हर मंडे को इंग्लिश के लेक्चर्स होंगे सुबह 8 बजे। ठीक है, और आपको इस सब लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और ये पूरी सीरीज़ कंटिन्यू होगी टिल द लास्ट लेक्चर। ठीक है, अब पहला आपको एक चीज़ समझाता हूँ गाइस, पहला जो की नोट है जो आपको आज के बाद सीखना है वो क्या है, कि हमें वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ना, सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस ई एस या आई ई एस ऐड करना पड़ता है। क्या मतलब है मेरा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। पहले तो ये समझो गाइस, ये भी बहुत बड़ी एक वो है। हाँ जी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होते हैं पता है आपको, क्या सिखाया गया है गाइस आपको बचपन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होते हैं। अब जहां तक मुझे याद है, जो जो आप भी शायद एग्री करोगे मेरे साथ, फर्स्ट पर्सन क्या सिखाया गया था, कौन होता है फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। राइट, सेकंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला। राइट, और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है। ऐसे सिखाया जाता है आप मेरे ख्याल से आपको। ऐसे कितना ही लॉजिकल चीज़ है यार, बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर बोलने वाला भी मैं हूं और मैं बात अपनी कर रहा हूँ, बात मैं अगर अपनी खुद की कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ या थर्ड पर्सन हुआ फिर।
कोई लॉजिक है इस बात का? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। अगर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ मान लो, तो मैं बोलने वाला, मैं तो फर्स्ट पर्सन, बात आपके बारे में हो रही है और सुनने वाले भी आप ही हो, तो आप सेकंड पर्सन हुए या थर्ड पर्सन हुए फिर? और मान लो हम बोलने वाले भी हम, सुनने वाले भी हम, और बात भी हम खुद की कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला वी आर इंडियंस, अब वी आर इंडियंस, बोलने वाले हम, सुनने वाले हम, और बात किसकी हो रही है? हमारी। अब बताओ कौन फर्स्ट, कौन सेकंड और कौन थर्ड? और अगर आपको ये ऐसे याद रखना है कि सर हमें तो सिखाया गया था कि आई फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू यू और हाँ, यू सेकंड पर्सन, और ही शी इट और दे थर्ड पर्सन, हमें तो ऐसे सिखाया गया था। कोई लॉजिक है इस बात का गाइस? अगर आप उन दोनों को, आई और वी को, अगर आई और वी, अगर आप इन दोनों को फर्स्ट पर्सन बना रहे हो, तो अगर दोनों सेम कैटेगरी से हैं तो इनको सेम रूल भी तो फॉलो करने चाहिए। अगर ये एक कैटेगरी से हैं तो आई के साथ एम क्यों लगता है और वी के साथ आर क्यों लगता है फिर? हाँ जी, ही शी इट के साथ तो आप थर्ड पर्सन में इज लगाते हो, और थर्ड पर्सन में ही जो दे होता है उसके साथ आप आर लगाते हो। कैसे? बोलो सर वो तो सिंगुलर प्लूरल है ना, इस वजह से। तो भाई फिर उसी हिसाब से सीखो ना उनको, जो इनका यूजेज है। ये बिना लॉजिक के रटने का क्या लॉजिक, क्या तुक बना है इसमें? तो आज के बाद याद रखना गाइस, आईपीएस की डेफिनेशन क्या होती है। मैं आपको डेफिनेशन चेंज कर रहा हूँ आज के बाद। आई, पी एंड एस, ये ऐसे याद रखना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आज के बाद याद रखना फर्स्ट पर्सन सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? आई होता है, आई। ठीक है, वी नहीं होता फर्स्ट पर्सन, सिर्फ आई। सेकंड पर्सन पी से क्या बनते हैं हमारे? प्लूरल्स। पी से याद रखना जितने भी प्लूरल्स हैं, कौन से हैं हमारे प्लूरल्स? वी, यू, दे। और ये सिर्फ मैं प्रोनाउंस के लिए नहीं बता रहा, जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं, इंडियंस, सिटीजन्स, कंट्रीज, ठीक है, व्हीकल्स, जितने प्लूरल वर्ड हैं वो किस में आते हैं आज के बाद? सेकंड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन सिर्फ आई, सेकंड पर्सन प्लूरल, और थर्ड पर्सन एस से क्या बच गया हमारा? सिंगुलर। तो आईपीएस, आईपीएस से याद रख लोगे? अरे यूपीएससी के स्टूडेंट हो, आईपीएस तो पता ही होगा, आईपीएस। तो आई फर्स्ट पर्सन, पी प्लूरल सेकंड पर्सन, और एस से सिंगुलर थर्ड पर्सन। ठीक है, अब सिंगुलर में कौन कौन आ जाते हैं? ही, शी, इट, या इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाम है, नाउन है, जैसे बॉय, गर्ल, इंडिया, चाइना, जापान, कोई भी सिंगुलर, कोई भी वर्ड है, कोई भी नाउन है, या कोई भी प्रोनाउन है, वो क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। अब ये करने का पर्पस क्या है, अब ये देखना गाइस, इससे अगर आप समझोगे ना, इसको फॉलो करोगे, ना तो कभी टेंस में प्रॉब्लम आएगी, ना ही कभी टेंस के जो चार्ट है वो सीखने में प्रॉब्लम आएगी, और ना ही कभी आपको कहीं पे भी आपको वर्ब, जो वर्ब है ना, वर्ब, कहीं वो डिविएट होती दिखेगी। अब देखना, आई के साथ एम, एम अकेला आई यूज करता है और कोई यूज नहीं करता। बाकी प्लूरल के सबके साथ क्या? वी आर, यू आर, दे आर, बॉयज आर। और सिंगुलर के साथ सबके साथ क्या? ही इज, शी इज, इट इज, बॉय इज, रीना इज। राइट? तो ये ऐसे इसको ऐसे याद रखो आज के बाद, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन पी प्लूरल, और थर्ड पर्सन एस से सिंगुलर। ये प्रैक्टिकल यूजेज है इनका, मैं प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से समझा रहा हूँ, मैं बुकिश नॉलेज नहीं रटाना चाह रहा। अगर किसी को ये लगता है सर ये तो आप अपनी खुद की अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो भाई अगर आप बुक से पढ़ने तो आप बुक से पढ़ लो जाके, कोई मना नहीं कर रहा आपको। लेकिन अगर आपको उस तरह से सीखने जो टीचर अपनी एक फंक्शनैलिटी से सिखाता है, जिससे आपको चीज़ों को याद रखने में हेल्प मिलेगी, तो इसको सीखना है ऐसे। अब इसमें एक चीज़ जो बताने वाली थी गाइस, जब भी हम प्रेजेंट टेंस में हम इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो देखना एक डिविएशन देखने को मिलती है, और इसमें बहुत गलती हो जाती है गाइस, बहुत बहुत फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स होती हैं हमसे। जैसे आई के साथ हम क्या बोलते हैं? आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो आई प्ले, कौन सी फॉर्म यूज करी हमने वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी, प्लूरल के साथ हम क्या बोलते हैं? वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, बॉयज प्ले, गर्ल्स प्ले फुटबॉल। क्या यूज हो रही है वर्ब की? यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एस से याद रखना गाइस, सिंगुलर, एस से सिंगुलर। सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं तो कौन सी फॉर्म यूज होती है? ही प्लेज क्रिकेट। अब हमने क्या बोला? प्लेज। अब वर्ब के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ा? एस ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो ये एस ऐड करने से ये वर्ब सिंगुलर बनी है, अगर आपको मालूम है तो सिंगुलर नाउन के साथ हमें वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें वर्ब में एस ऐड करना पड़ता है। ठीक है, नाउन में हम एस ऐड करते हैं नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज,
तो प्लूरल बनाने के लिए हम एस ऐड कर रहे हैं, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं गाइस। नाउन ऑपोजिट गैंग में तो है ही ना, तो ऑपोजिट काम तो करेंगे ही, राइट। तो नाउन एस लगा के प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब जो है वो एस लगा के सिंगुलर बनती है। तो आई प्ले, वी प्ले, लेकिन ही प्लेज, शी प्लेज। एग्जाम्पल देखना गाइस, आई वर्क इन अ कंपनी, वी वर्क, यू वर्क, दे वर्क, पीपल वर्क, एम्प्लॉयज वर्क, द स्टाफ। लेकिन जब अब मैं सिंगुलर के साथ में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, ही वर्क्स, शी वर्क्स इन दिस कंपनी। वर्ब के साथ क्या ऐड हो रहा है, एस ऐड हो रहा है। देखना, आई डू, अब ये जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, सर ये डू का डज कब बनता है, अब क्लियर कर देता हूं आज आपके लिए। आई डू माई वर्क डिलीजेंटली, वी डू आवर वर्क, यू डू योर वर्क, दे डू देयर वर्क, पीपल डू देयर वर्क। लेकिन ही डज, शी डज हर वर्क डिलीजेंटली। अब देखना, ओ में हमें क्या ऐड करना पड़ा, ई एस ऐड करना पड़ा वर्ब के साथ। आई गो बाय कार, आई गो, वी गो बाय कार, यू गो बाय कार, दे गो बाय कार, लेकिन ही गोज बाय कार, शी गोज बाय कार। तो सिंगुलर में हमें वर्ब में क्या ऐड करना पड़ता है गाइज, एस ई एस या आई ई एस ऐड करना पड़ता है। किस लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। आई ई एस कहाँ होता है, जहाँ पे एंड में वाई होता है, जैसे आई क्राई, आई समटाइम्स क्राई, तो आई क्राई, वी क्राई, यू क्राई, दे क्राई, लेकिन ही क्राइज, शी क्राइज। सिंगुलर में क्या हो जाएगा, वर्ब में आई ई एस ऐड हो जाता है। तो हमें याद रखना गाइस, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें वर्ब में आई ई एस ऐड करना पड़ता है। तो उसने क्या बोला, इन प्रेजेंट टेंस इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, कौन कौन, ही, शी, इट, किसी का नाम या कोई सिंगुलर नाउन, तो द वर्ब एंड्स इन एस ई एस या आई ई एस। एग्जाम्पल देखना, शी टीच या शी टीचेज इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी, शी टीचेज। ही प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट एवरी वीकेंड विद हिज फ्रेंड्स। He plays. The manager ensures that all policies are followed strictly. Ramesh watches television late at night despite repeated warnings. The train arrives at the station on time every morning. The government implements new reforms every year. The committee meets once a month to review progress. And the sun rises in the east and sets in the west. क्यों, sun singular है। तो ये एक चीज आप पहले ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, ताकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में इस गलती को खत्म कर पाओ। ठीक है, इसके बाकी एक्सेप्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बस यहीं तक सिखाना चाह रहा था। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां पे आपको ये वीडियो क्लियरली सारे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये था गाइस आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखना आपको डे टू डे लाइफ में आप गलती करते हो या नहीं करते हो इस चीज़ में। फॉर एग्जांपल गाइस, कुछ साल पहले गाना आया था, अगर आपने सुना हो तो, पंजाबी म्यूजिक सुनते हो, तो कुछ साल पहले एक मैंने गाना सुना था, मैं ऐसी मतलब गाड़ी में रेडियो रेडियो पे आ रहा था, तो उसमें गाना मतलब ना, गाने में ऐसे वर्ड थे कुछ, शी डोंट नो मुंडा तेरे ते क्रेजी, ऐसे करके गाना था कोई, शी डोंट नो मुंडा तेरे ते क्रेजी। अब मैं बीइंग अ टीचर मेरे को तो गलती दिखाई देती है, तो अब वहाँ पे क्या होना चाहिए था गाइस, शी डोंट नो होना चाहिए था या शी डजंट नो होना चाहिए था। अब आप बोल रहे हो, हंस रहे होगे कि सर गानों में भी गलतियां होती हैं क्या। अब देखो भाई, गलती तो हर जगह पे है, ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। तो शी डोंट नो या शी डजंट नो, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, शी डजंट नो। अब सर वो गलत क्यों है गाने में, अब भाई गाना है, गाने से कोई इंग्लिश थोड़ी सीखता है, तो ये अलग चीज़ है, लेकिन आपको गलती पता चलनी चाहिए थी, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अब ये चीज़ है जो आपने स्टार्ट करनी है आपसे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस टॉपिक के सारे एक्सेप्शंस, सारे के सारे रूल्स पढ़ा के जाने वाला हूँ। रूल्स मैंने आपको इस पीडीएफ में दिया हुआ है, ये हम करेंगे अगले लेक्चर से। तो इनको हम टोटल 10 रूल्स हैं गाइस इस टॉपिक में, तो ये 10 रूल्स हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में डिटेल में, विद एग्जांपल्स एंड विद कॉन्सेप्ट्स, और फिर देखना एग्जाम में आप इस टॉपिक पे कभी गलती नहीं करोगे। तो चलिए गाइस, आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज़ 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. Thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and happy learning to all of you. Bye bye. Take care, guys.